नमस्कार, मेरा नाम है नितिन वशिष्ठ और आज हमारे साथ हैं शुभम तायल जी पाइट से। नमस्कार सर, कैसे हैं नमस्कार आप? जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सर मैं भी अच्छा हूँ सर। एक यूथ के लिए ऐसा कॉलेज बना है हरियाणा के अंदर, वो भी बेस्ट कॉलेज पाइट। मैं इसकी हिस्ट्री जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या सोच के इसकी नींव रखी गई और किस विचारधारा से इस कॉलेज को आगे बढ़ाया जाता है। ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था ईयर 2006 में। हम अपने 16th ईयर में चल रहे हैं कॉलेज के, बट इसकी प्लानिंग उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी है। हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे ताऊ जी, हमारे पिताजी, उन्होंने ये एक सपना देखा था कि हरियाणा रीजन में एक ऐसा कॉलेज बनाया जाए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए टेक्निकल कोर्सेज और मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए, जहाँ पर बच्चे दूर दूर से आए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा इंसान भी बने। इस मोटिव से ये कॉलेज की स्थापना रखी गई थी, इसकी नींव रखी गई थी सन 2006 में। और उस समय में हमने ये कॉलेज मात्र 180 स्टूडेंट्स के साथ शुरू किया था और हमारे पास केवल एक बिल्डिंग थी। मुझे याद है, मैं तब स्कूल में पढ़ता था। और आज की डेट में हमारे पास 4000 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास 10 से 12 कोर्सेज़ हैं, जिसमें टेक्निकल भी हैं, मैनेजमेंट भी है और फार्मास्यूटिकल कोर्सेज़ भी हैं। पर आपने जब ये कॉलेज शुरू किया तो हरियाणा सोनीपत को ही क्यों चुना? क्योंकि आप किसी मेगा सिटी में बोलते, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर वहीं पे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ भी आप शुरू कर सकते थे। तो वाई यू हैव चूजन हरियाणा ओनली एंड सोनीपत? इसका कारण है कि हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका जन्म हरियाणा में ही हुआ है। और जहाँ पे आप जन्म लेते हो, जहाँ पे आप पले बड़े होते हो, वहाँ से आपका एक खास लगाव होता है। तो हम पानीपत में इतने सालों से हैं, करीब हमारी फैमिली को 40 से 50 साल हो गए पानीपत में आए हुए। तो सारा व्यवसाय यहीं है, सारा परिवार यहीं है, सारे रिश्तेदार यहीं हैं और एक लगाव है कि पानीपत में जब पले बड़े हैं, इस शहर में पले बड़े हैं, तो इस शहर के लोगों के लिए और आसपास के शहर के लोगों के लिए एक जब इंस्टीट्यूशन बनाना था तो हमें लगा कि अपने शहर के पास ही होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो शहर वासियों के लिए और आसपास वालों के लिए एक अच्छा मुकाम हो सकता है, एक अच्छी जगह हो सकती है पढ़ने लिखने के लिए और कुछ कर दिखाने के लिए, और हरियाणा की एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सके जिससे। बिल्कुल। मैंने एक चीज़ देखी सर आपके कॉलेज में, फैकल्टीज़ का मैंने इंटरव्यू किया। आप कल ही मैंने इंटरव्यू किया उन्हें। इंग्लिश टीचर थे डॉक्टर श्वेता, ओके। एंड आपके मैनेजमेंट स्टडीज़ के एचओडी हैं अखिलेश डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी, जी। और एक एमबीए के सर हैं डॉक्टर अंकुर सबरवाल जी। डॉक्टर मैंने उन फैकल्टीज से बात की। मैं भी आईपी यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, दिल्ली से। ओके। और मैंने पाया कि क्या हम्बली वो बच्चों को समझते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। और मैंने उनसे सिचुएशंस के बारे में पूछा कि पाइट में जो बच्चे आते हैं, देखिए बच्चे तो बच्चे हैं हर जगह, एक ही मानसिकता से आ रहे हैं, एक ही प्रॉब्लम है, सेम एजुकेशन लेने का तरीका है, बट हाउ दे हैंडल। और मुझे जो उम्मीद थी कि वही आएगा यार, हाँ बच्चे तंग करते हैं, उन्होंने कोई हम बड़ा इजी है। मतलब बच्चों के साथ समतल होकर चलना और क्रिएटिविटी के साथ उन्हें पढ़ाना, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी। सो जब आप फैकल्टी का चुनाव करते हैं, इतने अच्छे फैकल्टीज, पहली बात बताइए आप रिक्रूट कैसे कर पाए? तो हमारा एक पूरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट के लिए। हम एडवर्टीज़मेंट देते हैं न्यूज़पेपर्स में, जहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो क्रिएट होती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होता है। आपकी सीवी शॉर्ट लिस्टिंग से लेके कि किसका कितना एक्सपीरियंस है, कौन कितना अपनी अपनी फील्ड में सक्षम है, वहाँ से लेके जब वो कैंपस में आते हैं, उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स में वो उनकी नॉलेज वाइज उनको चेक करना हो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करना हो, वो कितने पेशेंट हैं जवाब देने में, चीज़ों को हैंडल करने में। बहुत एक पूरा एक प्रोसेस होता है। बहुत बार एक्सपर्ट्स को बाहर से लाया जाता है ताकि वो इन डेप्थ नॉलेज चेक कर सके कि जिस हम फैकल्टी को रख रहे हैं, जिस भी हम टीचर्स को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रख रहे हैं, वो उस विषय की पूरी जानकारी रखते भी हैं या नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी फैकल्टी को लाया जाए, क्योंकि आज के समय में आई थिंक एक टीचर है जो
बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है और वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस और नॉलेज शेयर करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है नॉलेज, जो बच्चों के लिए आगे उनकी लाइफ में हेल्पफुल होगा। तो हमारा एक पूरा सीवियर प्रोसेस है जिससे हम फैकल्टी को रिक्रूट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे फैकल्टी को हम बच्चों के लिए रिक्रूट करें। ठीक है सर, फैकल्टीज तो आपके अच्छे हैं ही, पर यही एक रीज़न नहीं हो सकता कि ये हरियाणा का मोस्ट पॉपुलर कॉलेज हो जाए, कुछ और रीज़न ज़रूर होगा। बिल्कुल है, वो बताइए सर। देखिए आज के समय में एकेडमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, शुरू से बहुत इम्पॉर्टेंट रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले और आज के एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क ये है कि पहले लोग सिर्फ पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। पहले के समय में लोग बोलते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा या मेरी बेटी इंजीनियर या डॉक्टर बनेगी। सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट ऐसी डिग्रीज मानी जाती थी कि जिसको अगर बच्चा लेगा तो ही लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन आज का जो दौर है वो बदल चुका है, आज ऐसा नहीं है। आज एकेडमिक्स के अलावा भी इतनी सारी एक्टिविटीज़ है, इतनी सारी इवेंट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो बच्चा एक उसको अपनी लाइफ में ले सकता है और उससे भी आगे बढ़ सकता है। मैं बात करता हूँ सपोज करिकुलर एक्टिविटीज़ की। आज हम ये यूथ फेस्टिवल हो रहा है हमारे यहाँ कॉलेज में, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़। ड्रामा फेस्टिवल है। हालांकि आज का रुझान, आज की पीढ़ी का रुझान ज़्यादातर मूवीज़ के लिए है, ठीक है। सब लोग वेब सीरीज़ देखने लगे हैं, जो हमने देखा है स्पेशली कोरोना में कि लोगों का मनोरंजन का एक ही साधन था टीवी या वेब सीरीज़। लेकिन अगर हम देखा जाए कि ड्रामा जैसी चीज़ें हैं जो हमारे कॉलेज में चल रही है, या कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे एंकरिंग करनी हो, नाट्य मंचन करना है आपको, आप कैसे बोलते हैं, ये सब में एक कॉमन चीज़ है कि आपको स्टेज पे आना पड़ता है। और स्टेज पे आना, एक ऑडियंस की तरह बैठ के देखना और एक स्टेज पे आके परफॉर्म करना, बहुत दो अलग अलग चीज़ें हैं। सामने ऑडियंस की तरह बैठना और तालियां बजाना बहुत आसान है, लेकिन स्टेज पे आकर कुछ करना वो बहुत मुश्किल है। एक बहुत हिम्मत, बहुत जज्बा लगता है स्टेज पे आके हज़ारों की भीड़ के सामने परफॉर्म करना। लेकिन अगर वो बच्चा ऐसी कुछ चीज़ें करता है तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और आज के समय में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आज सिर्फ नंबरों से काम नहीं चलता, आज आपको सक्षम होना पड़ता है। आप अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट लें, आप स्पोर्ट्स में अच्छा करें, आप एकेडमिक्स में अच्छा करें। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी बात सामने वाले तक रख सकें, हज़ारों की भीड़ में आप लोगों को अपनी बात कन्वे कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो आपने मतलब वही जो मेन नब्ज़ है वो पकड़ लिए शायद पाइट ने, प्रेजेंटेशन, क्योंकि नौकरी में भी वही चाहिए और बिजनेस में भी वही चाहिए, और वही आपने स्किल बच्चों में डाल दी है इन एक्टिविटीज़ के थ्रू, इन इवेंट्स के थ्रू। और ये बहुत ज़रूरी भी है आज के दौर को देखते हुए, क्योंकि अगर किसी बच्चे के 95% मार्क्स हैं और वो अपनी बात रख नहीं पाता है तो वो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे कैरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमेशा उसके अंदर एक झिझक रहेगी कि मैं ये करूं नहीं करूं, कैसे करूं, अपनी बात कैसे रखूं। लेकिन एक अगर एवरेज बच्चा है और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो वो लाइफ में बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि वो अपनी बात को रखना जानता है, वो अपने मन की बात रख सकता है, वो अपनी बात कम्युनिकेट कर सकता है सामने, अपने हक के लिए लड़ सकता है, अपने राइट्स के लिए लड़ सकता है। वही आई थिंक वही राइट एजुकेशन है जी। और आज इसलिए पाइट में एकेडमिक्स के साथ साथ, हम ये नहीं कहते एकेडमिक्स नहीं होनी चाहिए, एकेडमिक्स बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में, एक कॉन्फिडेंस देने के लिए, एक स्टैंड लेने के लिए। लेकिन इसके अलावा आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, और बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। हमारे जो पूरे साल हमारे कॉलेज में एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, उसमें फ्रेशर्स आता है, एनुअल फेस्टिवल आता है, क्विज कॉम्पिटिशन्स आते हैं, फेयरवेल होते हैं, तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और हम बच्चों को बहुत ज़्यादा बाहर पार्टिसिपेट करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं कि आपको स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरीका है जिससे बच्चा अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। पाइट इज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, राइट? जी, कह सकते हैं आप ये पूरा मतलब पूरा क्रिएटिव जस्ता आपको पाइट में मिल जाएगा। अपने बच्चे को भेज दो, कुछ तो निकलेगा ही बन के। इंजीनियर नहीं निकला तो कुछ कलाकार ही बन जाएगा, या स्पोर्ट्समैन भी। क्योंकि मैंने आपका बास्केटबॉल कोर्ट देखा, क्या वेल मेंटेन्ड है, कितना बड़ा है, प्रॉपरली कोई कंजूसी नहीं की गई है उसको बनाने में। और ग्रीनरी तो क्या बात है सर, कैसे मेंटेन करते हैं आप इतनी ग्रीनरी, वो है और बता दीजिए, क्योंकि
कई मालियों की टीम लगती होगी। इसका श्रेय हमारी गार्डनर्स की टीम को है। हमारी 18 लोगों की गार्डनर्स की टीम है जो सुबह से शाम तक काम करती है इतने बड़े कैंपस को मेंटेन करने के लिए। और हमें बल्कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से ग्रीन और क्लीन कैंपस का अवार्ड भी मिल चुका है। वाह सर, क्या बात। तो आई थिंक आज के दौर को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है। और साथ में मेरी ये पर्सनल बिलीफ है कि अगर आपके आसपास साफ़ सफाई रहती है तो आपका मन भी अच्छा रहता है, आपका दिन भी अच्छा जाता है। तो इसलिए हम क्लीनलीनेस और ग्रीनलीनेस पे बहुत फोकस करते भी हैं। आजकल वो सदगुरु जी भी उस पे हैं, आपको पता होगा, जी सेफ जी सॉइल पे। जी, वो यूके से इंडिया सोलो ड्राइव कैंपेन है, मैं कल ही पढ़ रहा था। जी जी जी, आई थिंक आपको उनको ज़रूर इनवाइट करना चाहिए कॉलेज में, क्योंकि आपके पास जो जनरेशन है और वो भी एक अच्छी ओपन माइंडेड जनरेशन है, काफ़ी हेल्प आउट कर पाएगी नेक्स्ट जनरेशन को समझाने में। जी तो वी होप कि सदगुरु जी भी आपके कॉलेज में जल्दी आएँ, बिल्कुल। एक वो पूरा की एक कॉन्फ्रेंस हो और देखने को मिले। अच्छा सर, पाइट का जो ये क्रिएटिव जो पाथ है, आपको नहीं लग रहा है इंजीनियर्स ज़्यादा एक्टर बन जाएंगे इस हिसाब से, जिस हिसाब से कला प्रमोट हो रही है? और हो भी जाए तो क्या बुरी बात है? बिल्कुल, इसमें कोई बुरी बात नहीं कोई है। बुरी बात नहीं। सबको आई थिंक वो करना चाहिए जो उसका दिल कहता है या जिससे उसको लगता है कि वो लाइफ में अपने लिए कुछ अचीव कर सकता है। जी कल के प्ले में भी यही बात हो रही थी कि हर किसी के अंदर, जब यशपाल जी आए थे उन्होंने भी यही कहा, हर किसी के अंदर कोई एक यूनिक प्रतिभा होती है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खास बात जरूर होती है। बात होती है सिर्फ उसको पहचानने की। तो अगर किसी को लगता है कि मैं थिएटर में बहुत अच्छा कर सकता हूँ तो उसको थिएटर में जाना चाहिए। वो कोई गलत तरीका तो नहीं है। आपने शिक्षा किसी भी तरह की ली हो, शिक्षा ये आज के समय में शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि वो आपको एक स्टैंड लेने के लिए आपको योग्य बनाता है। ज़रूरी नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं आप ज़िंदगी में आगे वही करेंगे। तो पाइट ने एक वो उस टैग को हटा दिया है कि भैया मॉम डैड ने जो बोला है वो इंजीनियर बनो, डॉक्टर वो नहीं बनो, जो तुम्हारे अंदर है, जो इच्छा, जो प्रतिभा है वो बनो। तो पाइट उसके लिए आगे प्रोसीड एक सीढ़ी है उसके लिए। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर किसी के प्रेशर में आके कुछ पढ़ते हो, कुछ कोर्स करते हो और आपका उसमें दिलचस्पी नहीं है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा उसमें लाइफ में आगे जाओगे नहीं, क्योंकि आप दिल से वो चीज़ कर ही नहीं रहे हो। जी। तो हमारा तो यही मानना है कि करना वही चाहिए जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप सोचते हो कि मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, एक्सेल कर सकता हूँ, या मैं इस फील्ड में एक मुकाम तक पहुँच सकता हूँ। जी। अच्छा, मैंने आपके कॉलेज में देखा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का फोटो सिग्नेचर, उसकी क्या हिस्ट्री है सर, वो और बताइए। सभी जानते हैं स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी बच्चों से बड़ा प्रेम रखते थे, बड़ा स्नेह रखते थे। बल्कि उनके आखिरी वक्त में भी वो किसी असम की किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, जितना मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था। तो बात है 2009 की। अब्दुल कलाम जी हमारे कैंपस में आए थे, पाइट में आए थे। हमारा एक नेशनल लेवल का कंपटीशन होता था, पाइट क्वेस्ट, जिसमें लगभग 60-70 हज़ार विद्यार्थी पूरे स्टेट ऑफ हरियाणा, पार्ट्स ऑफ दिल्ली और पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश से एक एग्ज़ाम लिखते थे। उसमें से जो फाइनल शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट होते थे, 7 से 8 हज़ार बच्चे फिज़िकली कैंपस में आते थे और उनका यहाँ पे क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होता था और विनर्स को प्राइजेस दिए जाते थे। तो वो साल था जब हमने पाइट क्वेस्ट शुरू किया था और अब्दुल कलाम जी उसमें एज अ चीफ गेस्ट आए थे। तो उस समय में हमारे कॉलेज में कोई ऑडिटोरियम नहीं था, कोई भी सभागार नहीं था। तो उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि आपका कैंपस इतना अच्छा है, बट आपके कैंपस में एक ऑडिटोरियम की कमी है और इस कॉलेज में एक ऑडिटोरियम होना चाहिए। जी। तो ये बात हमें भी महसूस हुई। फिर हमने आने वाले सालों में एक ऑडिटोरियम बनाया। अगर आप हमारा ऑडिटोरियम देखेंगे तो स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम है वो। जी। और हमारी ये इच्छा थी कि उसका उद्घाटन हम अब्दुल कलाम जी के हाथ से कराएं। जी। बट अनफॉर्चुनेटली अब्दुल कलाम जी नहीं रहे, तो उनकी याद में, उनकी स्मृति में हमने इस ऑडिटोरियम को उनका नाम दिया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम। वाह सर, इसे बोलते हैं असली प्रेम। तो सर आज इसी ऑडिटोरियम में बड़े तरह तरह के इवेंट्स होते हैं, सभाएं होती हैं, बच्चों को संबोधित किया जाता है, अलग अलग एक कोशिश की जाती है बच्चों को कुछ डिलीवर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, समझाने के लिए, डिसिप्लिन भी समझाने के लिए अलग तरीके से। तो इसमें थिएटर का कितना रोल रहा है स्टेज पे, जो
आपने एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद में बनाया, ये स्टेज कितना कारगर साबित हुआ पाइट के लिए? आज अगर मैं कुछ साल पहले जाके सोचूं, बच्चे एक्टिविटीज़ तब भी करते थे, इंटरेस्ट तब भी लेते थे, लेकिन हमें एक कमी महसूस होती थी कि एक ऐसा मंच दिया जाए बच्चों को जिस पे वो अपनी प्रतिभा को रख सके। और इस ऑडिटोरियम के बनने के बाद और पिछले अपने कुछ वर्षों का अगर मैं अनुभव बताऊं, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चों ने इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं और बच्चे जीवन में इतना आगे भी गए हैं यहाँ पे परफॉर्म करके। आज के यहाँ पे कुछ बच्चे डिफेंस में काम कर रहे हैं, आर्मी के जो आपके आर्मी विंग है, एयर विंग है, नेवी विंग है, डिफेंस फोर्सेस के जो तीनों विंग्स हैं उसमें काम कर रहे हैं। आपके दुनिया भर में आपके बच्चे प्लेस्ड हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, चाहे वो यूएस में हो, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया या गूगल हो गया, बच्चे ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। तो ये सब सिर्फ एकेडमिक्स की वजह से नहीं होता है, ये होता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस हमेशा, आई थिंक कॉन्फिडेंस को एक मंच चाहिए हमेशा। तो वो मंच जब बच्चों को यहाँ मिलता है तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, तो वो बाहर जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपने लिए जीवन में अच्छा भी करते हैं। और स्टेज फियर निकल गया, स्टेज फियर निकल गया तो आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि फिर आप झिझकते नहीं हैं, आप हिचकिचाते नहीं हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैंने भी कुछ ऐसे बच्चों, हरियाणा में बता देता हूँ, कुछ ऐसे बच्चों को देखा है, इंग्लिश आती है, समझ भी आती है, बोलनी भी उन्हें आती है, उन्हें नहीं कॉन्फिडेंस है कि हम बोल सकते हैं, वहीं फेल हो जाते हैं। पर उनको बोलो लिख दो तो लिख देते हैं, लेकिन वो एक झिझक रहती है मन में कि मैं ये बोलूँगा तो कहीं गलत तो ना बोल दूँ, कहीं आसपास वाले मेरा मजाक तो ना उड़ाए। ये बड़ा। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप गलतियाँ करते हैं शुरुआत में तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है जी। कोई भी परफेक्ट कभी नहीं होता। अगर आप स्टेज पे जा रहे हैं और कुछ अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ अगर गलतियां भी करते हैं, 10 लोग आपका मजाक भी उड़ाएं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मजाक उड़ाने वाला शायद कभी खुद स्टेज पे नहीं आया होगा। बिल्कुल, दुनिया भरी हुई है इनसे तो। ठीक है, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको आगे कैसे चलना है जी। अगर आप स्टेज पे आते हैं बार बार, शायद हो सकता है शुरू में आप कुछ मिस्टेक्स करें, कुछ गलतियां करें, लेकिन आप धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप में खुद में एक सुधार, एक बदलाव आता चला जाता है और फिर आप इतने अच्छे हो जाते हैं अपने आप को प्रेजेंट करने में, अपनी बात को रखने में, फिर जो लोग हंस रहे थे वो लोग आपके लिए तालियां बजाने लगते हैं। क्या बात है सर, इन बातों से पीछे एक झलक आती है, ये बड़ी ही विनम्रता वाली बात है, पर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं एक कठोर, कहते हैं ना, गुरु चाहिए होता है। तो कुछ हार्ड कोड टर्म एंड कंडीशंस भी हैं क्या बच्चों के लिए पाइट की तरफ से? देखिए, आज डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा, बस थैंक यू, आज डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा आई थिंक मैटर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसमें कुछ नॉटी भी बहुत होते हैं, कुछ अच्छे भी बहुत होते हैं। ये भी एक आई थिंक एक दौर होता है उम्र का जिसमें बच्चे थोड़े से अनजान भी होते हैं, वो गलतियां भी करते हैं, वो शरारतें भी करते हैं, और ऐसा भी करना होता है कि उनको कभी डांट भी लगानी पड़ती है समझाने के लिए या बताने के लिए कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, या इसको ऐसे ना करके ऐसे किया जाए। तो आज का समय ऐसा है कि हर कोई बच्चों से प्यार से बात करता है, बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार हमें स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, उन्हें पनिश भी करना पड़ता है, ताकि अगर वो किसी गलत रास्ते पे है या वो किसी गलत सिचुएशन में है तो वो उसमें कम से कम दोबारा ना हो और वो आगे लाइफ में कम से कम उसको रिपीट ना करे। और सर इस चीज़ में ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की झलक दिखती है। वाकई में आपने ऑडिटोरियम तो बनाया जी, शायद उनकी वाइब्स इस कॉलेज में है। बच्चे शायद शैतान होंगे, 50% वैसे कम हो जाते होंगे मेरा जहाँ तक मानना, क्योंकि मैं डॉक्टर बीवी शर्मा जी से मिला सर, मैंने ऐसे डीन तो नहीं देखे, तो सख्त देखे कि आए और बच्चे इधर उधर भागते हुए देखे, मतलब इतने विनम्र और इतना, मतलब मैंने कहा यार मैं सही में सोच गया कि शायद आध्यात्मिक इतने मतलब शांत है, क्योंकि एक बीपी हाई तो हो ही जाता है इतनी बड़ी मैनेजमेंट को संभालते हुए। तो ये मैनेजमेंट इतना बड़ा संभालना वो कितना बड़ा आपके लिए, मतलब
क्या रहता है, इशू है या ठीक है, हो जाता है, संभल जाता है, कंट्रोल करना? देखिए कई बार सिचुएशंस ऐसी भी आती है कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती है कि डील उसको करना मुश्किल हो जाता है, जी लेकिन फिर ये हमारा प्रोफेशन का पार्ट है, हम एजुकेशन में हैं, तो हमें कोशिश हमारी यही होती है कि हम बच्चे को पहले प्यार से समझाएं, जी ताकि जो वो अगर कोई उसने गलती करी है या कोई उससे मिस्टेक हुई है तो उसको रिपीट ना करे। कई बार हमें कठोर भी होना पड़ता है, जी कई बार उसको स्ट्रिक्ट वे से भी डील करना पड़ता है, बट कभी भी मंशा ये नहीं होती कि इसका कुछ बुरा हो, क्योंकि जब हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो इच्छा तो यही होती है कि बच्चा जो भी इस कॉलेज में आए वो जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करे। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती कि जो बच्चा इस कॉलेज में आया वो आगे लाइफ में जाके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर दे। इससे ज़्यादा इच्छा कुछ हो नहीं सकती किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए या किसी भी संस्थापकों के लिए जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं। आजकल के जो माँ बाप है, 2022 की जनरेशन में बता देता हूँ, आजकल मॉम डैड सबके कंसर्न रहते हैं कि यार मेरा बेटा बाहर जाएगा, तो अभी वो चल गया है क्योंकि वेब सीरीज़ में भी यही दिखाने लगे, शॉर्ट फिल्म्स में भी यही दिखाने लगे, सीरीज में कोई बच्चा बाहर गया, कॉलेज गया, हॉस्टल की लाइफ ये होती है, बिगड़ जाता है, ये सब होता है। एक बैड इम्प्रेशन बच्चों के लिए तो एंटरटेनमेंट है ये चीज़, और एक एज अ मदर और एज अ फादर वो होता है कि यार मेरा बच्चा भी ऐसे बाहर जाके हैरेश हो सकता है, बिगड़ सकता है, किसी बुरी संगत में पड़ सकता है। और एक कॉलेज का चयन करना, क्योंकि आप अंदर घुस के नहीं देख सकते किसी कॉलेज को, तो मैं चाहूँगा कि इस इंटरव्यू के ज़रिए हम समझ पाएँ कि असल में जो पाइट के अंदर का एनवायरनमेंट है वो कैसे मेंटेन होता है, और एक जो मॉम डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बच्चा बड़ा हुआ है स्कूलिंग के बाद, क्योंकि एक कच्चा घड़ा है, उसका कैसे ध्यान रखता है पाइट कि अच्छा करियर बना पाए आगे जाके। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं इसलिए भी इस बात को अच्छे से समझता हूँ क्योंकि जब मैं 10 साल का था मैं हॉस्टल में गया था। मैं 10 साल की उम्र में मैं हॉस्टल में मुझे मेरे पेरेंट्स ने डाला था, और मैं 10 साल की उम्र से हॉस्टल्स में ही पढ़ा हूँ, और करीब करीब 12-14 साल मैंने अपनी लाइफ के हॉस्टल्स में बिताए हैं, और वो इस कंट्री के अंदर भी हॉस्टल्स में बिताए हैं और इस कंट्री के बाहर भी मैं हॉस्टल्स में रहा हूँ। तो मेरा एक अपना अनुभव है। बाहर के हॉस्टल्स की लाइफ बिल्कुल अलग है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इंडिया के हॉस्टल्स में जैसे जो है कंपैरिजन करूँ तो, और इंडिया के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज हैं आज। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो बड़े शहर हैं, दिल्ली हो गया आपका, या कैलकाटा हो गया, तमिलनाडु हो गया, मुंबई हो गया, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, यहाँ की लाइफस्टाइल में और जो आपकी दूसरी सिटीज़ हैं जैसे कि पानीपत, इनकी लाइफस्टाइल्स में, बड़े और छोटे शहरों में थोड़ा सा आज फ़र्क है रहन सहन का। जो भी सिचुएशंस है बड़े शहरों में वो कंट्रोल नहीं रहा है कि बच्चे अपनी मनमर्जी का करते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। हम आए दिन सुनते रहते हैं बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए, या इन सब गलत एक्टिविटीज़ में, ड्रिंकिंग में या टबैको कंज्यूम करने में, इन सब में इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि उन पे किसी ने बहुत ज़्यादा नज़र नहीं रखी, या नज़र रखने के बावजूद वो कुछ ऐसे पलचुरा गए या ऐसी संगत में पड़ गए कि जहाँ पे उनको किसी ने मॉनिटर नहीं किया। यहाँ पे हम डिसिप्लिन को लेके बड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं। हम कभी भी बच्चों के लिए हम नहीं चाहेंगे कि किसी का भी बुरा हो, लेकिन एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे रैंडम चेक्स भी करते हैं कि कोई बच्चा किसी गलत एक्टिविटीज़ में ना हो। आपका हर स्टेज पे यहाँ पे हॉस्टल्स में हो या कैंपस में हो, आपके चीफ प्रॉक्टर्स हैं, चीफ वार्डन्स हैं, जो डिसिप्लिन के लिए और सिस्टम्स के लिए काम करते रहते हैं सारा दिन कि कोई भी इनडिसिप्लिन या कोई भी गलत एक्टिविटी कैंपस में ना हो। कोई भी बच्चा यहाँ पे रैगिंग नहीं कर सकता। यहाँ पे एंटी रैगिंग सेल है, ग्रीवेंसेस सेल है, इंटरनल कंप्लेंट सेल है कि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो फीमेल की हो तो उसके लिए अलग से विमेन रिड्रेसल सेल है, कोई रैगिंग से रिलेटेड कोई केस हो तो एंटी रैगिंग सेल है। तो अगर किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको एकदम नोटिफाई कर सकता है और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। हम देर नहीं करते कि हम इसको सोचेंगे या देखेंगे। तो
इससे ये होता है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है और बच्चे को भी एक डर रहता है कि मैं यहाँ पे अगर कुछ गलत करूँगा तो इसके लिए मुझे पनिश भी किया जा सकता है, जो कि मेरे लिए बहुत हार्मफुल होगा आगे। तो डिसिप्लिन पे बड़ा फोकस किया जाता है। उसके लिए राउंड द क्लॉक पूरी टीम है जो काम करती है, चाहे वो हॉस्टल्स में हो चाहे वो कैंपस में हो। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है कि जिससे ये मेक श्योर किया जा सके कि डिसिप्लिन जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा सके। ये वो टर्म एंड कंडीशंस है जो बच्चों की और उनके माँ बाप की भलाई के लिए है, क्योंकि हमारा अपना कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। अगर बच्चा बिगड़ता है वो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वो अपने लिए नुकसान करेगा। लेकिन जब पेरेंट्स ने एक भरोसे के साथ बच्चों को हमारे कैंपस में भेजा है तो फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उनको कोई गलत सिस्टम में चीज़ों में इन्वॉल्व ना होने दें। एज सुन अगर हमें पता लगता है कि एज सुन एज की पता लगा कि कोई बच्चा किसी गलत एक्टिविटी में, उसको देयर एंड देन रोका भी जाएगा और उसके पेरेंट्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म भी किया जाएगा कि ऐसी सिचुएशन है और आप आइए और बच्चे से बात कीजिए और समझाइए। पहले हम भी कोशिश करते हैं अपने लेवल पे, हम मेक श्योर करते हैं कि अगर वो यहीं समझ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मानता उनके पेरेंट्स को यहाँ बुलाया जाता है और वी मेक श्योर कि ऐसा दोबारा बच्चा रिपीट ना करे। इस उम्र में सर तो बंदर बुद्धि होती है जी, शरारतें करता ही है, खासकर संगत ऐसी हो जाती है। बिल्कुल। सो व्हाट अबाउट काउंसलिंग, क्या यहाँ पे काउंसलिंग भी की जाती है? जी, उसके लिए आप क्या अरेंजमेंट करते हैं? हमारे यहाँ पे काउंसलर्स भी हैं, जो हमारे वार्डन्स हैं वो भी काउंसल करते हैं। स्पेशली अगर किसी को अलग से काउंसलिंग चाहिए तो हम वो काउंसिल भी अरेंज कर देते हैं। काउंसलिंग अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो तो हम लोग खुद भी कोशिश करते हैं कि हम सामने आके बच्चों से बात करें, चीज़ें उनकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसके मन में कोई परेशानी है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, तो उसको दूर करने में मदद कर सकें। हम सुबह से लेकर शाम तक इस इंस्टीट्यूशंस में होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको हम खुद भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। काउंसलिंग की बात है तो काउंसलिंग टीचर्स भी करते हैं, वार्डन्स भी करते हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम खुद भी काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, कि क्योंकि किसी बच्चे के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके माइंड में क्या चलता है वो बच्चा ही जानता है। तो काउंसलिंग बेसिकली मुझे जो लगता है, काउंसलिंग से क्या होता है कि बच्चा अपने मन की बात शेयर कर ले तो आधी तकलीफ वैसे ही खत्म हो जाती है। थॉट लेवल पे ही ज़्यादा परेशान होता है। तो कई बार बच्चों को सिर्फ ये होता है कि हमारी बात कोई सुन ले, और यहाँ पे हमारा यही कोशिश रहती है। मैं स्पेशली कॉलेज में इसलिए होता हूँ कि अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स सुन के उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। मैं कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूसरे काम नहीं करता हूँ, मेरा मेन यही होता है। आई एम बेसिकली अ लिसनर, यू कैन से दैट। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब सिचुएशंस ठीक नहीं होती या आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो मुझे भी बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, गुस्सा भी करना पड़ता है, सख्ती भी दिखानी पड़ती है। लेकिन एट द एंड कोशिश यही रहती है कि बच्चे के लिए अच्छा कर सके, उसको कोई तकलीफ ना हो। सर मेरा आखिरी सवाल है ये जी, रासकला मंच को डिस्कस कर लेते हैं कि पाइट और रासकला मंच का क्या रिलेशन रहा है अभी तक, और कैसे बच्चों को हेल्प आउट हुई आपके रासकला मंच से, थिएटर से? रासकला मंच की अगर मैं बात करूं तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो हमें थिएटर का बहुत ज़्यादा खुद भी कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी। जब तक रासकला मंच से जो रवि मोहन जी हैं वो कुछ सालों पहले हमसे मिले, हम लोगों की एसोसिएशन हुई। 10वां चलो थिएटर भी पाइट कैंपस में हुआ और अब ये 11वां चलो थिएटर भी पाइट कैंपस में हो रहा है। पिछले 3-4 सालों से हमारी एसोसिएशन है। यहाँ पे 2 रासोत्सव भी हुए हैं और 2 चलो थिएटर फेस्टिवल भी हुए हैं। हमने ये देखा कि जब थिएटर फेस्टिवल हमारे यहाँ होने लगा तब हमें संजीदगी समझ में आई कि जीवन में ऐसे भी दृश्य होते हैं, ऐसे भी नाटक होते हैं। अगर हम मूवीज़ की बात करें, जिसके पीछे आज सब लोग मूवीज़ या वेब सीरीज़ की बात करते हैं, जो मूवीज़ वेब सीरीज़ होती है उसमें 50-50, 100-100 टेक होते हैं, उसके बाद वो मूवीज़ या सीन्स क्रिएट किए जाते हैं। जब लेकिन हमने थिएटर को देखा तो एक बारी में विदाउट कोई रीटेक या कोई दूसरे चांस के, जिस निपुणता से आर्टिस्ट अपने डायलॉग डिलीवरी, अपने उस कैरेक्टर को अपना लेता है, उसको जो डिलीवर करता है, बहुत बहुत सुंदर अदाकारा आते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के आपके पास आउट आर्टिस्टों ने भी यहाँ पे परफॉर्म किया है। रवि मोहन जी की पिछले 2-3 वर्षों से हर साल टीम आती है और यहाँ पे थिएटर करती है। बच्चों को भी समझ में आता है। हालांकि थिएटर धीरे धीरे कहीं ना कहीं थिएटर का जो एक
बड़ा जो सेगमेंट था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और सिनेमा ऊपर आता जा रहा है। लेकिन समझने की बात यह है कि सिनेमा से बेहद ज़्यादा मुश्किल थिएटर है, क्योंकि सिनेमा में आपके पास बहुत सारे चांसेस है, थिएटर में नहीं है। और थिएटर की संजीदगी अलग होती है। एक आर्टिस्ट अपने उस थिएटर का जो उसको कैरेक्टर मिलता है उसमें सिर्फ ढलता नहीं है, उसको अपना के उसको जीता है, उसको जो डिलीवर करता है वो देखने लायक होता है। ये भी अगेन थिएटर भी एक स्टेज पे जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं वो इतने कॉन्फिडेंस से करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, स्टेज बहुत ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के लिए। तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं मंझे हुए आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि ये सालों से थिएटर कर रहे हैं, इन्होंने स्टेज पे इतनी बार परफॉर्म किया है कि ये लोग अब इतनी अच्छी डिलीवरी करते हैं कि जो ऑडियंस में पर्सन बैठा है जो इसको देखेगा वो कहेगा कि वाह क्या थिएटर किया है, या क्या आर्टिस्टिक अप्रोच है, या कितना अच्छा इसने अपना किरदार निभाया है। और वो सामने जो ऑडियंस में बैठे लोग हैं उनको भी वो मोटिवेट करता है कि अगर उनकी वो अप्रोच है, वो उस थिएटर में अपने आप को डाल सकते हैं या उसमें अपना वो करियर देखते हैं, या उनको लगता है कि उनका वो इंटरेस्ट या पैशन है जिसके लिए वो थिएटर को परस्यू करें, तो उनको भी एक वो कॉन्फिडेंस मिलता है उन आर्टिस्ट्स को देख के कि हाँ ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो थिएटर जैसी चीज़ें लोगों को मोटिवेट भी करती हैं, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप भी करती हैं कि ये लोग कर रहे हैं तो ये मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है सर। तो शुभम जी, मैं आशा करूँगा कि ये पाइट का और रासकला मंच का जो एसोसिएशन है खूब लंबा चले, बच्चे खूब सीखें, क्रिएटिव बने, इंफॉर्मेटिव बने, प्रेजेंटेबल बने। हम भी यही आशा करते हैं। और ये एक अच्छा काम है कि आप एक जनरेशन एक अच्छी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अगर इंडिया कहीं लैग कर रहा है तो आज एजुकेशन और इंग्लिश को तो एक हम शील्ड बना देते, बट बात प्रेजेंटेशन की है, क्योंकि एक यूट्यूब ने एक अलग ही किताब खोल दी है जी। प्रेजेंटेशन जो बच्चे घर पे रिकॉर्ड करके देने लगे, तो अभी बड़ा अजीब लगता है कि यार ये बॉलीवुड में बाकी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो इतना टैलेंट है, गांव-गांव से टैलेंट लाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत सराहनीय काम करता है रासकला मंच जी। अपने किरदारों के साथ, अपने नाटकों के साथ, और बहुत अच्छा मैसेज भी देते हैं। हर इनके नाटक में कोई ना कोई मैसेज होता है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, कि ऐसा ना हो कि ऐसा होना चाहिए, या ऐसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अलग अलग किरदारों को लेके, अलग अलग नाटकों के लेके बहुत बहुत अच्छा मंचन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम सर, बहुत अच्छा लगा।